नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बड़ी खबर में चार बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर है आज गुजरात के अहमदाबाद में, जहां पर गुजरात के सीएम ने शपथ ली। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। वहीं दूसरी खबर कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर आज गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। तीसरी खबर सोनीपत से, पंजाब और हरियाणा के हजारों किसानों ने एक बार फिर से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। साथ ही चौथी और अंतिम खबर दिल्ली से है, जहां बढ़ती सर्दी के साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार खराब होता जा रहा है और दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। आज की चार बड़ी खबरें, जिसमें पहली खबर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुजरात में है, जहां पर उन्होंने गुजरात के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद हैं। और वहीं दूसरी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने यात्रा को लेकर रणनीति बनाई। और इसके साथ ही तीसरी खबर किसानों से जुड़ी हुई है। किसानों ने एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को किसानों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो साल 2024 से पहले बहुत कुछ हो सकता है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के आम चुनाव हैं और इसके साथ ही हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। वहीं चौथी खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है, जहां पर लगातार वायु प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है और हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल ने 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इस शपथ ग्रहण में मौजूद रहे। शपथ ग्रहण का आयोजन गांधीनगर में हुआ, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने 2 बजे भूपेंद्र पटेल को सीएम पद की शपथ दिलाई। वहीं पटेल के साथ कुछ नए मंत्रियों ने भी शपथ ली। बीजेपी शासित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे और बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और पीएम मोदी के कैबिनेट के कई बड़े चेहरे भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बने और इसके साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी हरियाणा में जेजेपी की सहयोग से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और उसके नेता और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को गुजरात के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत दर्ज की। यह गुजरात के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की लगातार 7वीं जीत है। कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर गुरुग्राम में कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर को हरियाणा में एंटर करेगी और हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा में नंबर 1 रहेगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस में 14 कमेटी बनाई गई है। उदय भान ने कहा कि हरियाणा कांग्रेस में अब कोई मतभेद नहीं है। इस दौरान उदय भान ने हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल पर भी बयान दिया और कहा कि वे सुलझे हुए नेता हैं और उन्हें कई राज्यों का तजुर्बा है। इस दौरान कार्यक्रम को पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया ने भी संबोधित किया। भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा प्रदेश में
पूरा जो जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है वो मोटिवेट कर रहे हैं सारे लोगों को। और राहुल जी जिस तरह से जिस भावना को लेकर जो गए हैं, इस यात्रा को जो कर रहे हैं, तो उससे लोगों के अंदर बहुत राहुल जी के प्रति आकर्षण बढ़ा है और उसका निश्चित तौर से पार्टी को लाभ मिलना है। अभी हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया है और अभी 2023 में चुनाव हो रहा है। राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक, चारों जगह कांग्रेस की सरकार बन रही है। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जो कास्ट सेंसस है उसके बारे में अपनी जो है क्लैरिटी दे दी है कि देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए। तेलंगाना में ये बात कही, तो उसके लिए मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। दूसरा, जो ये यात्रा, मैं 6 प्रदेशों में उनकी यात्रा में गया हूं और जिस प्रकार से जो नफरत की दीवार है उसमें रंग, भेद, जाति, धर्म सबको तोड़कर लाखों लोग उनके साथ चल रहे हैं। उसी क्रम में हरियाणा में प्रवेश कर रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि गुड़गांव जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है वहां पर वो वहां से एंटर कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक यात्रा पे जो निकले हैं, जिसका पूरे देश के अंदर उनके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ रहा है। वो हरियाणा के अंदर एंटर कर रही है वो यात्रा 21 तारीख को। 21, 22 और 23 3 दिन वो हरियाणा के अंदर वो यात्रा रहेगी। 21 को मुंडका बॉर्डर से वो यात्रा होते हुए फिरोजपुर जिरका में रहेगी। 22 को वो यात्रा नूह विधानसभा क्षेत्र में को कवर करते हुए नूह घासेडा गांव होते हुए रात को सोना में आएगी, जहां बड़ी सभा की जाएगी। और 23 को यात्रा वेस्टिंग चौक से लेकर फरीदाबाद की तरफ निकल जाएगी और फरीदाबाद होते हुए पूरा फरीदाबाद कवर करते हुए बदरपुर अगले दिन 24 को रात नाइट स्टे फरीदाबाद में है और 24 को बदरपुर बॉर्डर से वो दिल्ली एंटर कर जाएगी। राहुल जी राजघाट जाएंगे। वहीं खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सुशील, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? निश्चित तौर पर देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा पहुंची और हरियाणा में इसकी शुरुआत मुंडका से 21 तारीख को मुंडका से प्रवेश करेगी ये यात्रा और फिर फिरोजपुर जिरका, नूह, फिर सोहना और सोहना होते हुए फरीदाबाद जाएगी और फरीदाबाद के बाद दिल्ली की तरफ करेगी। और इसको लेकर चूंकि ये यात्रा हरियाणा में जो एंटर कर रही है, गुरुग्राम उम्मीद किया जा रहा था कि गुरुग्राम शहर में यात्रा आएगी, लेकिन ये सोहना होकर ही निकल जाएगी। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस मामले को लेकर काफी प्रतिबद्ध नजर आ रही है और किस तरह से इस यात्रा को सफल बनाया जाए और तमाम स्टेटों में जो यात्रा कर रही है, घूमी है, उससे ज्यादा से ज्यादा कैसे भीड़ यहाँ हो और किस तरह से दिखाया जाए, क्योंकि ये दिल्ली के करीब है और इससे ज्यादा उम्मीद हरियाणा कांग्रेस को है। इसी के तहत लगातार हरियाणा कांग्रेस के चारों प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद लगातार उनके पास जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में इसकी आमंत्रण दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है और सबको इस यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया जा रहा है। इस बाबत आपको बता दें कि गुरुग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कल देर शाम यहाँ आयोजन हुआ था और उसमें तमाम जो कार्यकर्ता थे, लोग थे, को इसमें बुलाया गया था। खासकर दक्षिण हरियाणा के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल थे और उनको कहीं न कहीं अहम जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ जो सुखबीर कटारिया पूर्व मंत्री है, लीडर दाम का बनाया गया है, वहीं दाम सिंह को उस इलाके का पूरी यात्रा का अलग-अलग और माना जा रहा है कि 10,000 दाम से इस यात्रा में शामिल होगी। वहीं फरीदाबाद या फिर दूसरे जिलों से भी लाई जाएगी। इस पूरे मसले को लेकर 14 कमेटियों का गठन किया गया है। ये 14 कमेटियां अलग अलग अपने ढंग से काम करेंगी और इस यात्रा को किस तरह सफल किया जाए, जन तक कैसे इस यात्रा में जन की सहभागिता की जाए। और एक जो बड़ी जनसभा सोहना में हुई है, देर रात 3 तक यात्रा आएगी, राहुल गांधी इसको संबोधित करेंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा भीड़ कैसे हो, तो इसको लेकर मेन फोकस है और यात्रा को सफल कैसे बनाया जाए, यह पूरी मंशा थी कांग्रेस की और यही वजह था कि कल शाम को या देर रात तक यह बैठक की गई थी और जिम्मेदारियां लगाई गई थी। सुशील, एक सवाल यह है कि चूंकि ये इसलिए सवाल अहम हो जाता है चूंकि हरियाणा कांग्रेस में उनकी जो गुटबाजी है अंदरूनी, ये एक बड़ा सिरदर्द बनी रहती है हमेशा।
तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि इस जो कार्यकर्ता सम्मेलन ये जो हुआ उसमें कौन कौन से बड़े नेता प्रदेश कांग्रेस के शामिल हुए, और क्या और जो नेता अभी शामिल नहीं हुए हैं क्या उनको लेकर कोई दूसरे कार्यकर्ता सम्मेलन भी आयोजित किए जाएंगे क्या? देखिए, आपने सही कहा। और इससे पहले जब कल यह बैठक हुई थी तो उसमें अमूमन गुरुग्राम में यह देखा गया है कि कप्तान अजय सिंह यादव और सुखबीर कटारिया जो पूर्व मंत्री हैं, इनके बीच में की तमाम खबरें आई थी। इससे पहले हमने वीडियोज भी देखे थे, खबरें भी दिखाई थी कि किस तरह से एक दूसरे नेता के पास नहीं जाते थे। यह माना जा रहा है कि कल सुखबीर कटारिया के एक निजी होटल है जहां पे यह कार्यक्रम था, और उसको लेकर जब कैप्टन अजय सिंह यादव को बुलाने की बात कही गई तो वो पहले तो इनकार करते रहे। उसके बाद ऊपर हाई कमान से कहने के बाद उन दोनों नेताओं ने आपस में सुलह की है और तमाम बड़े नेता यहाँ बैठे थे। साथ ही यह सवाल भी उठा, देखिए यह सवाल उठा था कि क्या ये गुटबाजी खत्म हो गई, तो उसके बाद यह माना जा रहा है तो जवाब आया कि तमाम जो भी गुटबाजियां थी वो खत्म हो चुकी है, और जो अभी प्रभारी लगे हैं ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन था सुशील, ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन था क्या ये सिर्फ गुरुग्राम जिले को लेकर था या ये इसमें पूरे प्रदेश की रणनीति खींची गई? नहीं सही। देखिए, केवल गुरुग्राम को था, गुरुग्राम के लिए था, क्योंकि यात्रा सोहना में आ रही है, गुरुग्राम जिला के तहत आ रही है। ऐसे में गुरुग्राम से कितने लोग जाएं, क्योंकि देखिए ये जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, वहां जाकर वहां यह सभाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, लोगों को आमंत्रण निमंत्रण दिया जा रहा है। लेकिन जो बड़ी जनसभा होनी है ये सोहना में होनी है, और 22 तारीख को ये बड़ी जनसभा है, और इसको लेकर कि जिम्मेदारियां लगाना, क्योंकि यात्रा यहाँ से गुजरेगी तो टोटल गुरुग्राम के लोगों को कैसे इस यात्रा में सहभागिता बनाई जाए, कैसे उनको शामिल किया जाए, कैसे राहुल गांधी की आवाज को जन जन तक पहुंचाया जाए, तो ये तमाम बातें थी। और इन्हीं बातों को लेकर यह कल बैठक की गई थी जिसमें गुरुग्राम के नेता थे। लेकिन पूरी हरियाणा की बात करें तो जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो गुरुग्राम में रहते हैं, और गुरुग्राम में जो कल नेता शामिल थे उसमें कैप्टन अजय सिंह यादव थे, क्योंकि वो गुरुग्राम में रहते हैं और लोकसभा का चुनाव वो लड़ चुके हैं इससे पहले कांग्रेस पार्टी से। तो उनका और उनको लेकर माना जा रहा था कि दक्षिणी हरियाणा में कांग्रेस एक गुट उनका है और दूसरा गुट हुड्डा के समर्थित है उनका है। इन्हीं दोनों के बीच रार की खबरें आती थी, लेकिन ये दोनों कल एक मंच पे दिखे थे और निश्चित तौर पर एक दूसरे को गले लगाते भी देखे गए, और कहीं ना कहीं ये कमिटमेंट भी करते हुए दिखे कि 10,000 से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल होंगे केवल और केवल गुरुग्राम से। जी शुक्रिया सुशील, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई थी अब वो धीरे धीरे करके उत्तर भारत में भी आ गई है, और अब हरियाणा में भी उसकी एंट्री होनी है, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। और इसी सिलसिले में गुरुग्राम में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई, और वहीं सोनीपत में किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है। सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से टकराव पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और सोनीपत में किसानों ने महापंचायत की और इस दौरान किसानों ने 6 मांगे रखी और कहा कि सरकार उनकी मांगों को लागू करे, नहीं तो 2024 के चुनाव से पहले बहुत कुछ हो सकता है। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी 6 मांगे रखी, और किसानों का कहना है कि स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए, किसानों को पूर्ण कर्ज मुक्त किया जाए, किसानों की जमीन का अधिग्रहण करते समय 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, मुश्तरका मालकान और देह शामलात जमीनें किसानों से न छीनी जाए, हरियाणा का नया भूमि अधिग्रहण कानून रद्द किया जाए और लखीमपुर खीरी के शहीद किसानों को न्याय दिया जाए, और गृह राज्य मंत्री अजय टैनी को गिरफ्तार किया जाए, मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए। और किसानों ने यह भी सरकार से कहा कि अगर उनकी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो वो एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रुख करेंगे। किसानों ने सरकार को आगाह किया कि 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ हो सकता है। तो एक बार फिर से किसान और सरकार के बीच टकराव के रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, SYL का मुद्दा है ही नहीं। ये पॉलिटिकल लोगों का खड़ा किया हुआ पंजाब और हरियाणा को लड़ाकर रखने का एक षड्यंत्र है। अगर ईमानदारी से हरियाणा को पानी देना है, राजस्थान को पानी देना है और पंजाब को भी पानी देना है,
तो फिर एक ही रास्ता है कि अगर ईमानदारी से वो ये काम करे जो उन्होंने शारदा जमुना न्यूज चैनल का प्रोजेक्ट बना है, वो तो कहने की बात नहीं है, और में बड़ी बातें हैं। वो प्रोजेक्ट बन चुका है, जो प्रोजेक्ट बना हुआ है उसी प्रोजेक्ट पर हमारे जो कार सेवा वाले बाबा अमरीक सिंह जी पटियाले वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर 2 एकड़ जमीन खरीदी और 1 एकड़ और जमीन है जिसका बना हुआ है, लेकिन सरकार ने उसमें दखलंदाजी करते हुए दफा 4 का नोटिस लगा दिया, रजिस्ट्री लगा दिया। और हम सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जो जगह खरीदी जा रही है, इस जगह में उन शहीदों की जो है प्रतिमा बनेगी, उनकी यादगार बनेगी और आगे के लिए यहाँ पर गुरुद्वारा भी बनेगा। पंचायत में हमें 11 दिसंबर से वोट से उठ करके हम जब किसान घर गए थे, विजय दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठा हुए। सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उसको एक चैलेंज देने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि किसानों से दिल्ली अभी भी दूर नहीं है, और जब किसान अंगड़ाई लेंगे तो दोबारा से दिल्ली को चारों ओर से घेर लेंगे। और जो भी वादा खिलाफी सरकार ने हमारे साथ की है और MSP के लिए आगामी रणनीति बनाने के लिए किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और यहाँ से जो एक मांग पत्र हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को सौंपा जाएगा। और कहीं न कहीं जाने में हम भी सरकार का साथ दे रहे हैं। किसानी हमारे बहुत सारे किसान जो 750 बेच रहे हैं, शहीद हुए थे, ये पोर्टल बेचकर हम तो पता नहीं क्या कुछ कमाएंगे, ले गए थे, लेकिन कुछ हमारी जेब में आएगा नहीं। तो आज सरकार अपने मंसूबे में कामयाब बनाने के लिए आज फिर यहाँ से इकट्ठे हुए। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ती सर्दी के साथ ही प्रदूषण का स्तर भी खराब होता जा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सोमवार सुबह मामूली सुधार देखा गया और वो गंभीर से खराब श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल के इस मौसम के लिए सामान्य है। फिलहाल दिल्लीवासी अभी भी जहरीली और दमघोटू हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। राष्ट्रीय राजधानी की एयर क्वालिटी एक बार फिर से 300 के ऊपर दर्ज की गई। वहीं सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में AQI 301 यानी बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार बेहद खराब स्थिति में बनी हुई है। आपको बता दें कि सर्दी के मौसम के साथ ही दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है और धुंध के साथ ही हवा में जहर लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब से खराब होती जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे ब्यूरो हेड फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय गुप्ता, और सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत जुड़े हैं। चूंकि ये हरियाणा के ये दोनों इलाके NCR में आते हैं, इसलिए वहां भी जो हवा की गुणवत्ता है उसको भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले मैं संजय आपके पास आना चाहूंगा, फरीदाबाद में क्या कंडीशन है? देखिए, फरीदाबाद की अगर हम बात करें दुर्गेश, तो फरीदाबाद दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। लेकिन जैसे ही सर्दियों की शुरुआत होती है तो यहाँ पे जो हवा की गुणवत्ता है वो लगातार खराब होती चली जाती है। यहाँ पर तमाम वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि इस बार प्रदूषण का जो स्तर होगा वो कम होगा। आरोप लगाए जाते हैं कि जो किसान पराली जलाते हैं उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। लेकिन देखिए, फरीदाबाद जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर लगातार जो फैक्ट्रियां हैं वो लगातार जनरेटर पे चलती हैं। कहीं ना कहीं NGT ने लगातार सख्त आदेश किए थे, बावजूद इसके यहाँ पर जो अगर हम रबड़ जैसे प्लांटों की बात करें या फिर हम बात करें यहाँ पर जो इलीगल जो फैक्ट्रियां चलती हैं जो कि प्रदूषण विभाग से मान्यता नहीं लेती हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रदूषण का जो स्तर है उसको बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। देखिए, दूसरा मैं कारण बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो अवैध ईंट भट्टे थे उन पर हालांकि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन सड़क किनारे जो डस्ट पड़ी रहती है
बात करें हम यहाँ पर जो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, देखिए मैं कैमरे की नजर से दिखाना चाहूंगा कि ये एक सेक्टर 15A का एक VIP एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है, जहाँ पर लगातार आज हालांकि यहाँ पर पानी का छिड़काव किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डस्ट है वो उड़ नहीं रही है और प्रदूषण का स्तर है वो थोड़ा नीचे आ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यहाँ के फरीदाबाद के उद्योगों की, तो उद्योगों ने यहाँ पर फरीदाबाद में लगातार प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने का काम किया है। और जो नगर निगम प्रशासन है, बात करें हम जो प्रदूषण विभाग है, वो लगातार प्रदूषण को कम करने के लिए जल का छिड़काव भी शहर में कर रहे हैं। लगातार लोगों को बिल्कुल सचेत किया जा रहा है कि आप कूड़े को जलाएं ना, कूड़े को आप डस्टबिन में डालें। तो कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद की स्थिति है वो NCR की स्थिति जो और जिलों की है। संजय, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ लाजपत जुड़े हुए हैं सोनीपत से। लाजपत, सोनीपत में क्या कंडीशन है, वहां पर प्रदूषण का लेवल कैसा है? जी बिल्कुल, दिल्ली NCR के नजदीक जिला सोनीपत लगातार फैक्ट्री हब काफी बड़ा है और दिल्ली से जो फैक्ट्रियां पोल्यूशन फैलाती थी उनको निकाला गया था, तब सोनीपत में ये फैक्ट्री आई थी। छोटी छोटी फैक्ट्रियां जरूर है, लेकिन इनकी लापरवाही इतनी बड़ी है कि शासन और प्रशासन अनदेखी करता है, जिसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना होता है। आम आदमी जो है इस बात को लेकर चिंतित रहता है, क्योंकि जो फैक्ट्री से जो वेस्टेज निकलता है उसको कहीं भी खुले में डाल देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। बुरा हाल है, और बुरा इसलिए कि दिल्ली NCR के नजदीक होना और पोल्यूशन का फैलना काफी बड़ी दिक्कत है, और इसमें यूपी भी नजदीक है। और यहाँ पर जो है मजदूर और मजबूर अलग अलग राज्य के जो सोनीपत में जरूर है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं फैक्ट्री वालों की इतनी बड़ी लापरवाही है कि शासन और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहीं भी ग्राउंड में गिरते हैं और आग लगा देते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि हमने जो तस्वीरें भेजी हैं वो सोनीपत के नजदीक जो है कुंडली क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर नगर पालिका लगता है, नगर निगम लगते हैं, लेकिन जो काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। दोनों जो सोनीपत की बात करें तो जो कुंडली एरिया है वो नगर पालिका में आता है और नगर निगम जो है वो सोनीपत में आता है, लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी होता हुआ नजर आ रहा है। जी लाजपत, इन सारी चीजों को लेकर सोनीपत में जिला प्रशासन की अगर बात करें तो वो क्या कदम उठा रहा है? देखिए, जिला प्रशासन की ही लापरवाही कहीं ना कहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो खुले में जो अपना वेस्टेज डालते हैं उन पर वेपर भी होते हैं, कंपनियों का भी पता होता है, लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी को प्रशासन ने अभी तक कोई आदेश नहीं दिए हैं। लेकिन ये जरूर है कि जहां भी आपको वेस्टेज पड़ा मिलेगा, आपको उसमें पशु जो है वो आवारा पशु वहां पर कुछ खाते हुए मिलेंगे, वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जो पोलोथीन होती है उनसे खाने से उनकी मृत्यु हो जाती है, उनमें खाने पीने लगातार सरकारें ये बात करती हैं दिल्ली को साफ करना है, दिल्ली की हवा को साफ करना है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि NCR के जो तमाम इलाके हैं, चाहे वो यूपी के हो, चाहे हरियाणा के हो या राजस्थान के हो, ये जो इनको साफ किए बिना अगर यहां पर प्रदूषण नहीं खत्म होता है इन इलाकों में, तो फिर इसके दिल्ली भी नहीं साफ हो पाएगी? दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सरकार अलग है, हम हरियाणा NCR की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले प्रदूषण विभाग ने जो वहां पर यहाँ पे एक वार्ता का आयोजन किया था कि प्रदूषण कैसे दूर हो। उसमें मुख्यमंत्री थे, लगातार जिले के जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो भी थे, मूलचंद शर्मा, और तमाम जिले के जो विधायक थे वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री जी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो मेरा NGT के जो चेयरमैन थे उनसे सवाल था बिल्कुल कि आप जो प्रदूषण में उद्योगों की जो भागीदारी आप बता रहे हैं वो मात्र 2% है। जो अदर्स कारण है, जो दूसरे कारण है, उन कारणों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है कि NCR में लगातार आप प्रतिबंध बढ़ाते जा रहे हैं, बावजूद इसके प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? अस्थमा के रोगी बढ़ते जा रहे हैं, लगातार जो बुजुर्ग हैं उनको सांस की बीमारी हो रही है, बावजूद इसके प्रदूषण पे कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर आप प्रदूषण फैलाएंगे, चाहे आपकी भागीदारी सिगरेट के रूप में हो या फिर उद्योगों के रूप में हो, आप पे प्रतिबंध लगाया जाएगा। आप लोग पहुंचा रहे हैं तो आप पे लगेगा। आपको रोकना चाहूंगा, हमारे पास समय की कमी है, तो खास बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और चलते चलते एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुजरात दौरे पर सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद। गुजरात सीएम का ग्रहण समारोह में लिया हिस्सा।
फरीदाबाद से होकर गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी के आगमन को लेकर पार्टी ने कसी कमर। उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगाई ड्यूटी। पानीपत के हरिनगर में बिजली विभाग की लापरवाही ने ली मासूम की जान। गली में खेलते समय लटकती तारों की चपेट में आया बच्चा। इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम। रेवाड़ी में निखरी गांव में पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक। कार में आए बदमाशों ने लूट के मकसद से की फायरिंग। 1,27,000 रुपए लेकर हुए फरार। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक बार फिर बढ़ाई सरकार की चिंताएं। महापंचायत में कहा 2024 चुनाव से पहले हो सकता है बहुत कुछ।